सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे रीवा सोलर पार्क के विषय में। देखेंगे रीवा सोलर पार्क क्यों खास है, इसमें क्या क्या किया गया है और क्यों ये चर्चा में बना हुआ है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या महत्व है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का बढ़ता वैश्विक विरोध। देखेंगे आखिर इस कानून का विरोध कौन से देशों ने किस प्रकार किया है और कैसे वह देश चीन से न सिर्फ आमने सामने होकर बात कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो आपने कार्य किया है यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। वहीं जो तीसरी खबर है, इसमें हम बात करेंगे एनकाउंटर संबंधी प्रावधान। एनकाउंटर का मुद्दा ऐसा है कि जो हर 6 माह साल भर में किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता रहता है। इसमें कई बार चूक ऐसी हो जाती है जिससे ये मुद्दा काफ़ी ज्वलंत हो जाता है, काफ़ी जो है कि चर्चा का कारण बन जाता है। तो देखेंगे आखिर एनकाउंटर संबंधी इसके प्रावधान क्या है, नियम क्या है, इसमें कौन सी चूक होती है, ऐसे कौन से जजमेंट हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। वर्तमान कहानी को मैं आपसे नहीं शेयर करूंगा कि क्या क्या किस दिन कैसे हुआ था, उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा फोकस होगा एनकाउंटर संबंधी प्रावधानों को डिस्कस करना। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक पर, जो कि है रीवा सोलर पार्क के विषय। विश्व के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, उसमें जलवायु परिवर्तन जो है सबसे आगे है। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य ऐसी कंडीशन से है जिसमें जलवायु पहले की तुलना में बदल चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। अर्थात आज से अगर 500 साल पहले हम देखें तो वर्तमान की जो जलवायु है कुछ बदली हुई नजर आएगी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने क्या किया था, जो भूतकाल में जो हमने जीवाश्म ईंधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया, जितने भी संसाधनों का हमने दोहन किया, अब वैज्ञानिक रूप से किया, हमने यह नहीं देखा कि किस कार्य से किस प्रकार का इम्पैक्ट क्रिएट होगा, और इसके वजह से एक समस्या क्रिएट हुई और उस समस्या को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जब पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तापमान क्यों बढ़ता है? होता क्या है कि जब वायुमंडल की जो गैसें हैं, इन गैसों की सांद्रता में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है, उनका रेशियो बढ़ जाता है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या करती हैं, तापमान का अवशोषण लंबे समय तक करके रखती हैं, जिससे पृथ्वी से अंतरिक्ष में जो ऊष्मा परावर्तित की जाती है, जो भेजी जाती है, जो लौटाई जाती है, वो नहीं जा पाती और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस एक मोटे कंबल के रूप में टेम्परेचर को अवशोषित करते रहते हैं, जिसके वजह से पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग का संबंध है ग्रीन हाउस गैसेस से और जलवायु परिवर्तन का संबंध है कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से। अगर हमें जलवायु परिवर्तन का समाधान करना है तो हमें ग्लोबल वार्मिंग के इश्यू को जो है कि समाप्त करना होगा, उसके कारणों को खोजना होगा, और साथ ही साथ अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को क्या करना होगा, रोकना होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 1/4 जो योगदान है वह है जीवाश्म ईंधन द्वारा, अर्थात कोयला जैसी चीजों के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करना, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना। इलेक्ट्रिसिटी जब हम उत्पादित करते हैं तो इससे क्या होता है, बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। इसी कारण वैश्विक समुदाय इसके लिए कोयला के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के प्रतिशत को बढ़ाकर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रो प्रोजेक्ट हो सकते हैं छोटे वाले, जो सोलर एनर्जी हो सकती है, जो हमारे पास जो है कि ओटेक एनर्जी हो सकती है, कई ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो नवकरणीय हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हम कोयले पर, प्राकृतिक गैसों पर जो बिजली के लिए हम हमारी निर्भरता है, इसको जब हम कम करेंगे तो कम करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ेंगे, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बहुत कम मात्रा में किसी रूप में जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित होती हैं, अन्यथा होती ही नहीं है। भारत भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी के प्रति सजग है और इसी के कारण भारत आज़ादी के 75वें साल अर्थात वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा अर्थात सोलर एनर्जी के माध्यम से करना चाहता है। 31 मार्च 2020 तक भारत
लगभग जो है 23.5% ऊर्जा का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कर रहा था। और जबकि कोयले के द्वारा अगर देखें तो हम जो है कि लगभग 55.4% इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। हमने क्या बताया, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनके माध्यम से लगभग हम 23.5% ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यदि यह जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, सोर्स हैं, इसमें यदि हम बड़े जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनको भी जोड़ दें तो यह प्रतिशत बढ़कर 35.8 हो जाता है। जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं इनको क्या होता है, इनसे कई प्रकार की पर्यावरणीय दिक्कतें होती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन भारत में इनका जो योगदान है लगभग 12.3% है। इसलिए अगर आप इसको भी शामिल कर देंगे तो जो नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स था, जो मैंने ऊपर बताया था 23.5%, इसमें बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 35.8%। लेकिन फिर भी देखें तो हमारे पास जो नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात है वो कहीं ना कहीं कम है। और हमारे यहाँ अधिक ऊर्जा का उत्पादन किससे किया जाता है, कोयला से किया जाता है। कोयला जब जलता है तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती हैं। अभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक जो योगदान है हम वो पवन ऊर्जा का लेते हैं और लगभग 37,693.75 मेगावाट का उत्पादन हम जो है कि करते हैं, किसके माध्यम से, पवन ऊर्जा के माध्यम से। इसे वर्ष 2022 तक 60,000 मेगावाट करने का हमने लक्ष्य रखा है। वहीं सोलर ऊर्जा का जो उत्पादन इस समय हम करते हैं वह 34,627.82 मेगावाट करते हैं और इसे वर्ष 2022 तक हमें 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य हमने फिक्स किया है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में हम सोलर पार्क को जानते हैं। सोलर पार्क क्या होते हैं, ऐसे स्थान होते हैं जहां बड़ी संख्या में सोलर पैनल लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपको रेलवे क्रॉसिंग के किनारे, कई बार खेतों में, कई बार ग्राम सभा की जमीनों पर ऐसे सोलर पार्क दिख जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रीवा मध्य प्रदेश में एक सोलर पार्क का जो है कि उद्घाटन किया गया, राष्ट्र को इसको समर्पित किया गया। यह जो सोलर पार्क है इसमें 750 मेगावाट की परियोजना है ये, और इसका लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इसका निर्माण वर्ष 2017 में प्रारंभ हुआ था, जिस पर लगभग 4,500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, वह किया गया है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा किया गया है। जो यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड है, इसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की संयुक्त हिस्सेदारी है। लोगों दोनों की लगभग इसमें 50-50% की हिस्सेदारी है। यह जो पूरा सोलर पार्क है लगभग 1500 हेक्टेयर में विस्तृत है और इसको 500 जो है कि हेक्टेयर में डिवाइड करके 250 मेगावाट के 3 जो है कि हमने इसको प्लांट में विभाजित कर रखा है। इस सौर ऊर्जा से प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख टन CO2 का उत्सर्जन कम होगा। अर्थात जहां पर हम इस ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, इसके स्थान पर अगर इतनी ही ऊर्जा का उत्पादन हम कोयला से करते तो लगभग प्रति वर्ष जो है कि 15 लाख टन CO2 हमारे वायुमंडल में जाता और यह क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसेस का कारण बन जाता है। इसीलिए चूंकि यह जो है कि काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इसको श्योर, प्योर और सिक्योर के रूप में उद्घोषित किया गया। श्योर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सूर्य से ऊर्जा हमेशा प्राप्त होगी। जब हमेशा ऊर्जा हमें प्राप्त होगी तो ये क्या होगा, यह हम कन्फर्म है कि हमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया, श्योर कहा गया। चूंकि प्योर इसलिए कहा जा रहा है, दूसरा शब्द क्या है, प्योर। प्योर इसलिए क्योंकि पर्यावरण को कोई नुकसान इससे नहीं होता। जैसे हम थर्मल एनर्जी, जो कोयला एनर्जी है, उससे जब बनाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस जाती हैं, लेकिन इससे ऐसा नहीं होता, इसलिए प्योर है। सिक्योर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बिजली की आवश्यकता हमको होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति हम हमेशा इसके माध्यम से कर सकते हैं। सिक्योर है एनर्जी को लेकर, इसलिए हमने कि 3 शब्दों का इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, श्योर, प्योर और सिक्योर। और ना सिर्फ इस प्लांट के लिए बल्कि पूरा जो हमारा सोलर एनर्जी है उसके संदर्भ में शब्द यूज किया जा सकता है। यह देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसे वर्ल्ड बैंक की तरफ से क्लीन टेक्नोलॉजी फंड अर्थात CTF प्राप्त हुआ है। क्लीन टेक्नोलॉजी फंड क्या होता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा विकासशील देशों के पर्यावरण परियोजनाओं के लिए दिया जाने वाला यह फंड है।
अर्थात कोई विकासशील देश है वह कोई ऐसा जो है कि परियोजना लगाता है जिससे पर्यावरण को लाभ मिल सकता है, लेकिन उसके पास पैसे की थोड़ी कमी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से पैसा दिया जाता है। वर्ष 2017 में जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय मौजूदा परियोजनाओं की जो लागत थी प्रति यूनिट लगभग ₹4.5 थी, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि अगले 15 साल में इसका जो कीमत रहेगा वह रहेगा ₹2.97, अर्थात लगभग ₹3 प्रति यूनिट पर इस पर खर्च आएगा। और वहीं अगले 25 साल अर्थात आज से लेकर 25 साल तक लगभग इस पर ₹3.5 प्रति यूनिट का दर फिक्स किया गया। इसका मतलब यह है कि जहां 2017 से पहले हम क्या करते थे, एक यूनिट की जो हमारी बेसिक लागत आती लगभग ₹4.5 आती थी, अब उसकी जगह पे क्या आएगी, लगभग जो है कि ₹3 के करीब आएगी। इससे क्या हुआ है कि प्रति यूनिट का जो हमारा प्रोडक्शन है वो सस्ता हुआ है। आने वाले समय में इससे क्या होगा, हमको बूस्टअप मिलेगा, हमारे रिसोर्सेज बचेंगे पैसे के, और इसको हम अधिक ज़्यादा सोलर एनर्जी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पार्क से उत्पादित ऊर्जा का लगभग 24% का प्रयोग दिल्ली मेट्रो द्वारा किया जाएगा और लगभग 76% ऊर्जा का प्रयोग मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अर्थात जो डिस्कॉम होती हैं उनके द्वारा किया जाएगा, वो बेच भी सकती हैं। इससे वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस मिला हुआ है, और साथ ही साथ इसे प्राइम मिनिस्टर्स बुक फॉर इनोवेशन न्यू बिगनिंग में शामिल किया गया है, अर्थात वर्ल्ड बैंक ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग में इसको शामिल किया गया। आई होप आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। आइए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, और वह है हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का बढ़ता वैश्विक विरोध। हांगकांग के बेसिक पर मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जो है 2 से 3 दिन पहले का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिस्कस किया था। जैसा कि आपको पता है हांगकांग एक देश है जो 2 सिस्टम व्यवस्था के तहत शासित होता है, अर्थात हांगकांग की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था मूल चीन से अलग है, लेकिन इसका अपना संविधान है, झंडा है, वीजा है, नियम है, आर्थिक प्रणाली अपनी है, लेकिन विदेशी जो मामलों पर अधिकार है वह चीन का अधिकार है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी तक यह माना जाता था हांगकांग लगभग एक स्वायत्त क्षेत्र है, एक उसको ऑटोनॉमी मिली हुई है। हांगकांग में जहां लंबे समय से बड़ी आबादी हांगकांग की चीन के हस्तक्षेप का विरोध करती आई है, वहीं चीन का हमेशा यह कोशिश रही है कि वह जो है कि हांगकांग पर नियंत्रण ज़्यादा रखे। हांगकांग पर नियंत्रण ज़्यादा रखने का मतलब है कि चीन जैसा चाहता है वैसा ही करे, यहाँ के लोग आंदोलन ना करें। इसी के कारण कई बार यहाँ पे आंदोलन और संघर्ष होते हैं, और कई बार ये संघर्ष काफ़ी लंबे खिंच जाते हैं। अगर पिछला वर्ष 2019 का आप इतिहास देखें तो लगभग 8 माह जो है कि हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए। हाल ही में चीन समर्पित जो हांगकांग की सरकार है उसने एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया। इसमें चीन के झंडे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना गैर कानूनी बताया गया, तो साथ ही साथ चीन के खिलाफ किसी भी साजिश को सजा की श्रेणी में रखा गया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हांगकांग के लोगों के ऊपर एक ऐसा कानून डाला गया है जो उनको पसंद नहीं था। हांगकांग में चीन के खिलाफ होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने की शक्ति बीजिंग को देता है। बीजिंग को शक्ति देने का मतलब है कि पूरा जो है उसको न्योता मिल जाता है कि हांगकांग में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसको कुचल सके। इससे बहुत से प्रावधान जो है कि मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले भी माने जा रहे हैं। तो साथ ही साथ इस कानून को चूंकि हांगकांग के लोगों की सहमति से नहीं बनाया गया है, बल्कि यहाँ की जो चीन समर्थित सरकार है हांगकांग की उसके द्वारा इसको लाद दिया गया है। इसके कारण कहा जा रहा है कि आने वाले समय में न सिर्फ विधायी प्रक्रिया प्रभावित होगी बल्कि हांगकांग के मानवाधिकार भी प्रभावित होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इस कानून के खिलाफ हांगकांग के साथ अपनी जो प्रत्यर्पण संधि थी उसको निलंबित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस कानून के खिलाफ हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। प्रत्यर्पण संधि का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो दूसरे देश में चला गया, वहाँ से आपके खिलाफ कोई बात लिख रहा है, कोई विरोध कर रहा है, आप चाहते नहीं उसको पकड़ के लाना है, तो उसके लिए प्रत्यर्पण का प्रावधान किया जाता है। प्रत्यर्पण किसी देश द्वारा अपनाई जाने वाली वह औपचारिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश में अभियोजन के लिए आत्मसमर्पण करने या अपराध
अपराध करने वाले व्यक्ति पर अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे आप भारत में देखते हैं, भारत से बहुत से लोग भाग जाते हैं तो हम कहते हैं उनका प्रत्यर्पण किया जाएगा, उनको वापस लाया जाएगा, यही बात है। तो इस ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को कैंसिल कर दिया है। प्रत्यर्पण संधि के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने यह भी कहा है 2 से लेकर 5 वर्ष के लिए वीजा विस्तार करेगा और स्थायी निवास वीजा के मार्ग की भी घोषणा उसने कर दी है। अर्थात जो हांगकांग के लोग हैं वह क्या कर सकते हैं, 2 से 5 वर्ष के लिए जो उनका वीजा है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उनको स्थायी निवास वीजा भी दिया जा सकता है। अब इससे क्या होगा कि जो लोग हांगकांग के जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वहीं पर सेटल हो सकते हैं और चीन के खिलाफ जो नीतियां हैं उनका विरोध कर सकते हैं। अब चीन के खिलाफ जो विरोध करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, प्रत्यर्पण संधि में शामिल नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव नहीं होगा कि उनको क्या करें, चीन को सौंप दें। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाली हो सकती हैं दोनों देशों के संदर्भ में। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया और ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी भी दे डाली है। चीन ने कहा है कि द्विपक्षीय आर्थिक समझौते इससे प्रभावित हो सकते हैं और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था और मुद्रा पर गंभीर परिणाम पड़ सकता है। ऐसा इस वजह से कह रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के व्यापार में चीन जो है कि सबसे आगे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया है झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा ने भी हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि वापस लेने पर वह विचार कर रहा है। ब्रिटेन ने भी कहा है कि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट के लिए मात्र 3 मिलियन हांगकांग वासियों के लिए रेजिडेंसी अधिकारों का विस्तार कर रहा है। अर्थात कि जो है कि वो हो सकता है कि जो लोग हांगकांग के हैं, जो लोग यहाँ पर वीजा लेकर रहते हैं, काम करते हैं, उनको लंबे समय तक यहाँ पर रहने की अनुमति मिल जाए और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से बैठकर वो लोग विरोध कर पाएंगे चीन की नीतियों का। भारत ने ऐसा कोई कठोर कदम नहीं उठाया है, लेकिन स्थिति पर नज़र बनाए हुए है क्योंकि यहाँ भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। अमेरिका आपको पता है हांगकांग को लेकर चीन द्वारा किए जा रहे हर हस्तक्षेप का बहुत पहले से ही विरोध कर रहा है। कुछ समय पहले उसने हांगकांग मानवाधिकार विधेयक भी प्रस्तुत किया था, उसको अनुमति दी थी। उसमें यह कहा गया था कि हांगकांग के लोगों के मानवाधिकार का हनन किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि किया जाता है तो उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध जो है कि अमेरिका के द्वारा लगाए जा सकते हैं। इस समय चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है कि वहाँ पर सत्ता में है, चुनाव भी होने वाले हैं कुछ दिन बाद, इसलिए उन पर काफ़ी दबाव है कि वो आखिर किस प्रकार से इस मुद्दे को टैकल करें। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ समयों में जो है कि हांगकांग पर यूएस से भी कड़ा कदम चीन के अगेंस्ट में उठा सकता है। जो भी कुछ अपडेट होगा मैं ज़रूर बताऊँगा। ये सभी चीज़ें आप यूज करिएगा कि कैसे जियोपॉलिटिक्स किसी एक मुद्दे को लेकर पलटती और बनती रहती है। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक जो है वो एनकाउंटर से संबंधित है। एनकाउंटर शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। पुलिस भाषा में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई सुरक्षा बल या पुलिस बल जो है कि क्या करता है, किसी चरमपंथी, किसी उग्रवादी या किसी अपराधी से भिड़ता है। भिड़ने का मतलब ये नहीं कि चलते चलाते भिड़ गए, इसका मतलब है कि जब वो उसको अरेस्ट करने जाते हैं, उनको अपने नियंत्रण में लेने जाते हैं और इस समय कोई ऐसा विवाद हो जाता है जिसमें क्या होता है कि जो चरमपंथी हैं, अपराधी हैं, यह पुलिस पर हमला कर देते हैं, सुरक्षा बल पर हमला कर देते हैं और प्रतिक्रिया में, ध्यान दीजिएगा, प्रतिक्रिया में अपने सेल्फ डिफेंस में क्या करती है पुलिस या सुरक्षा बल जब फायर करती है और इसमें किसी चरमपंथी, किसी अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो इसको एनकाउंटर बोला जाता है। भारतीय कानून में कहीं भी एनकाउंटर की प्रक्रिया न तो लिखित है और ना ही इसे वैध ठहराने का अर्थात वैलिड करने के प्रावधान है, लेकिन कुछ ऐसे कानून जरूर दिए गए हैं जिसमें पुलिस को यह ताकत दी गई है कि वो आत्मरक्षा में कदम उठा सकती है। तो जो आत्मरक्षा में कदम उठाने की शक्ति है यही क्या होता है, एनकाउंटर के रूप में आता है। हालांकि भारतीय कानून में कहीं भी एनकाउंटर की क्या प्रक्रिया होगी यह बहुत व्यवस्थित रूप में लिखा नहीं है। यह पुलिस को एक सेल्फ डिफेंस की पावर दी गई है और उसके संदर्भ में यह यूज होता है। सीआरपीसी की धारा 46 कहती है यदि कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है या पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या फिर पुलिस पर हमला करता है तो इन हालातों में पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। ध्यान दीजिए शब्द क्या है, जवाबी हमला कर सकती है। आगे मैं और कुछ चीजें इसमें जोड़ूंगा इसलिए मैं शब्द को 2 बार बोला। एनकाउंटर के दौरान हुई हत्याओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहा जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इसलिए क्योंकि सजा देने का जो शक्ति है वह जुडिशरी को है। अब
अब पुलिस जब क्या करती है, इनकाउंटर कर देती है, तो कई बार ये चीज़ें आती हैं कि जो जुडिशियल पावर है उसको ब्रेक किया गया है, या फिर जो व्यक्ति था उसको जो न्यायालय के सामने अपनी बात रखने की जो आज़ादी थी उसका क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। कल एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर पुलिस द्वारा किया गया, जिसके बाद एनकाउंटर संबंधी प्रावधान पुनः चर्चे में आ गए। सोशल मीडिया के साथ अनेक प्लेटफॉर्म पर एनकाउंटर को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। हमें इन प्रश्नों पर नहीं रहना। बस एक चीज समझिए, 9 जुलाई को मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस विकास दुबे का एनकाउंटर कर सकती है, इसलिए उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये बात की जा रही है 9 जुलाई को, और 10 जुलाई को क्या हो जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। इसी के कारण बहुत से ऐसे पहले ही चीज़ें प्रिडिक्ट की जा रही थी कि एनकाउंटर होगा, इसीलिए फिर से एनकाउंटर का मुद्दा क्या हो गया करना। तो अब विकास दुबे का केस हम यहाँ के बाद जिक्र नहीं करेंगे। एनकाउंटर के संबंध में पुलिस मैनुअल यह कहता है कि सामने से गोली चले बिना पुलिस फायरिंग नहीं कर सकती। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जा रहा है और आप उस पर फायरिंग ठोक दीजिए। उसका मतलब है कि पुलिस मैनुअल यह कहता है कि पुलिस पर अगर सामने से कोई व्यक्ति फायरिंग कर रहा है तब यह हो सकता है। अर्थात जब तक सामने से गोली नहीं चलती या हमला नहीं किया जाता तब तक पुलिस जो है कि क्या है, गोली नहीं चला सकती। ये पुलिस मैनुअल कहता है। इसके बाद ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जो यहाँ पर गोली चलाकर जो चलाने का आदेश है उसमें दो चीजें हैं। एक तो गोली चलाकर घायल करना है, दूसरा गोली चलाकर मार देना। दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं। घायल करने आपने देखा होगा पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है कि आखिर ऐसे जगह गोली मारी जाए जिससे वो व्यक्ति अगर भाग रहा है तो भाग ना पाए, जैसे पैर में गोली मारना या ऐसे स्थान पर मारना जहां से गोली से उसकी मृत्यु ना हो, ये घायल करना होता है। दूसरा है कि ऐसी जगह गोली मार देना जिससे व्यक्ति बच ही ना पाए। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार अगर पुलिस की गोली से किसी की जान लेती है, अर्थात पुलिस की गोली से किसी की जान जाती है, तो यह केवल उसी हालत में मुमकिन है जब पुलिस को लग रहा हो कि गोली नहीं चलाई तो पुलिसकर्मी की जान जा सकती है। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर लगता है आपको कि अगर हमने उसके हाथ में कुछ ऐसा हथियार है, कुछ भी है, ऐसा लगता है कि अगर हमने इसको गोली नहीं चलाई इस पर तो ये हमको जरूर मार देगा, ये कंडीशन होनी चाहिए। उनका ये पुलिस, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का यह मानना है। तो देखिए ये तो बात था पुलिस का। अब आते हैं थोड़ा सा कोर्ट पर। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने 1999 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने जो है कि क्या किया था, 1995 से 1997 में मुंबई पुलिस द्वारा किए गए 99 मुठभेड़ पर सवाल खड़ा किए थे। इस बीच में टोटल 135 जो है कि क्या हुए थे, मुठभेड़ हुए थे, लेकिन 99 मुठभेड़ ऐसे थे, उन एनकाउंटर ऐसे थे जिन पर उनका प्रश्न था कि ये सही नहीं है, वैलिड नहीं है। वर्ष 2014 में जस्टिस RM लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 16 बिंदुओं का दिशा निर्देश जारी किया और कहा कि भविष्य में जो भी एनकाउंटर होंगे उनके लिए इन नियमों का पालन किया जाएगा। क्या है पुलिस, यह जो नियम 16 बिंदु, इसको समझ लीजिए। पुलिस को अगर किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलती है तो उसे लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से के रूप में इसको दर्ज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक फोन आता है। फोन यह आता है कि कहीं संबंधित जगह पर कोई 10-5 लोग हैं, वह किसी जो है कि गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस ने क्या किया, अपना जो है कि पूरा जो भी हथियार थे उसको लिए और पुलिस चल गई। ऐसा नहीं कर सकते। उनको क्या करना होगा, जो सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर पहले उसको लिखित करेंगे कि हम इस सूचना के आधार पर हम पुलिस या किसी जो है कि जो अपराधी हैं, जो हमें सूचना मिली है उसके आधार पर हम किसी की धरपकड़ करने जा रहे हैं या किसी क्राइम को रोकने हम जा रहे हैं, ये उनको लिखित करना होगा। ऐसा ना हो कि वो तुरंत फोन सुने और लेके चल दें और बाद में जाएं और कहें कि हमको ऐसा पता चला कि हमने 4 लोगों को मार दिया। ऐसा नहीं, आप उसकी लिखित जानकारी आप रखेंगे। दूसरा है, सूचना मिलने के बाद यदि एनकाउंटर में किसी की जान चली जाती है तो धारा 157 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और व्यक्ति ए का एनकाउंटर पुलिस के द्वारा हो जाता है और उसी के विषय में सूचना मिली थी कि व्यक्ति ए जो है कि आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। तो अब एनकाउंटर हो गया तो बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, केस दर्ज होगा, बताया जाएगा कि इसके ऊपर कौन कौन से मामले थे, पुलिस ने गोली क्यों चलाई। इससे क्या होगा, एक रिकॉर्ड बनेगा और रिकॉर्ड से यह होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा ही व्यक्ति है जिसको मार दिया गया हो। स्वाभाविक है, जब ऐसा कुछ होगा, क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड होगा तो उसको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। और साथ ही साथ केस इसलिए दर्ज करवाया
करवाया जाएगा, जिससे कोई भी चीज़ ऐसा ना लगे पुलिस को कि उसके पास कोई जवाबदेही नहीं है। केस दर्ज होने का मतलब पुलिस एक अपना उसमें पक्ष रखेगी, आखिर उसने एनकाउंटर क्यों किया। तीसरा नियम क्या कहता है, एनकाउंटर की जांच सीआईडी या दूसरे पुलिस स्टेशन द्वारा करवाया जाना जरूरी है। सीआईडी जो राज्य की जो है एक एजेंसी है, ये क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो जांच की जो ये जांच होगी, इसकी निगरानी एनकाउंटर में शामिल सबसे बड़े अधिकारी से एक रैंक ऊपर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। मान लीजिए कि अगर कोई एनकाउंटर होता है, उस एनकाउंटर में जो शामिल व्यक्ति है या कोई नाम आता है, कोई ऐसा पद है जैसे डीएसपी का पद है, तो क्या होगा, एक रैंक ऊपर का जो व्यक्ति है वही उसका इन्वेस्टिगेशन की जांच करेगा। यह रैंक हायरार्की इसलिए बनाया गया है कि ऐसा ना हो कि कोई जो है कि मान लीजिए डीएसपी शामिल है और फिर कह दिया जाए किसी एसआई से कि आप चेक कर लो, और एसआई को ही पूरी जिम्मेदारी है कि वो करेगा, तो क्या होगा, डीएसपी का दबाव हो सकता है उस पर है, वो खुलकर जांच ना कर पाए। इसलिए जो भी व्यक्ति उसमें शामिल था, उससे ऊपर के एक अधिकारी के द्वारा इस पूरी जांच की निगरानी की जाएगी। धारा 176 के तहत पुलिस फायरिंग से होने वाली हर मौत की मजिस्ट्रियल क्या होगी, जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट इस मामले को देखेंगे कि इनकाउंटर कहीं फेक तो नहीं है। जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच को लेकर गंभीर संदेह ना हो, तब तक राष्ट्रीय मानवाधिकार को तो इस मामले में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें संदेह उत्पन्न होता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार को इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि घटना की सूचना परिस्थिति के अनुसार एनएचआरसी अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार तथा राज्य मानवाधिकार को जो है कि इसकी सूचना देनी होगी कि इस प्रकार के इनकाउंटर की घटना हुई। घायल या जो अपराधी है या पीड़ित है, उसको जो है कि मेडिकल हेल्प दी जाएगी। मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर के सामने उसका बयान दर्ज करवाया जाना चाहिए। अर्थात वो जो व्यक्ति है, अगर मान लीजिए एनकाउंटर हो रहा है, उसमें कोई व्यक्ति घायल हो गया है, तो उसका जो है कि क्या होगा, मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर के सामने वह अपना स्टेटमेंट दर्ज करवा सकता है कि उसकी क्या उसमें भूमिका थी, कैसे पूरा घटना क्रम हुआ। इससे यह होगा कि जब उसका बयान आएगा तो जो पुलिस वाले इसमें शामिल हैं, अगर वह गलत किए हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। यदि सभी चीजें ठीक हैं तो कोई बात ही नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगला नियम कहता है कि एफआईआर और पुलिस डायरी कोर्ट को बिना देरी के उपलब्ध कराई जाए। अर्थात मान लीजिए ये हुआ, एक एनकाउंटर हो गया और एनकाउंटर के संबंध में प्रावधान यह है कि जब भी आप कहीं पर कोई मान लीजिए कहीं रेड डालने जा रहे हैं, कहीं एनकाउंटर में जा रहे हैं, तो आप उसको लिखित रूप में देख करके जाएंगे, चाहे वो डायरी में हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में। तो ये सभी जो जानकारी हैं, जैसे ही कोर्ट में मामला पहुंचेगा, तुरंत कोर्ट को आपको सूचित करना है कि एनकाउंटर हुआ, उसके पीछे के कारण ये थे। उसके बाद अगला नियम क्या कहता है, जांच के बाद रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कोर्ट के पास भेजी जानी चाहिए। अर्थात जो जांच की गई, मैंने कहा कि एक सीनियर अधिकारी उस जांच की इन्वेस्टिगेशन करेगा, हर एनकाउंटर की जांच होगी, तो जांच की जो जांच होगी वो सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कोर्ट के पास भेजी जानी चाहिए। जांच अधिकारी की ओर से पेश आरोप पत्र के मुताबिक मुकदमे का निपटारा जल्दी किया जाना चाहिए। अर्थात जो उसने अपने आरोप पत्र में कहा है कि हमने इस कारण इसका इनकाउंटर किया, उससे जल्द उस मुकदमे का निपटारा होना चाहिए, जिससे सभी चीजें सामने आ सकें। मौत की स्थिति में कथित अपराधी या पीड़ित के परिजन को जितनी जल्दी हो सके जानकारी दी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के परिवार के व्यक्ति का आप एनकाउंटर कर दें और उसको पता ही नहीं है। अगला नियम क्या कहता है, पुलिस फायरिंग में मौत की स्थिति में सभी मामलों की छमाही ब्यौरा पुलिस महानिदेशक की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार को भेजा जाना चाहिए। अर्थात जो पुलिस महानिदेशक हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि 6 माह में आखिर कितने एनकाउंटर हुए, क्या क्या कारण थे, उनकी पूरी सूचना जो है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार को भेजें, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार यह देख सके कि किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ। अगला नियम क्या कहता है, जांच में पुलिस की गलती पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ऐसा ना हो कि अगर जांच होती है, पुलिस अधिकारी गलत भी है, तो भी यह मान लिया जाए कि चूंकि सिस्टम का भाग है उसको छोड़, नहीं, एक्शन लिया जाना चाहिए, ये नियम कहता है। अगला नियम क्या कहता है, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए आईपीसी की धारा 357A पर अमल किया जाना चाहिए। अर्थात कई बार क्या होता है कि इनकाउंटर हो गया और पुलिस ने किसी को मार दिया और बाद में पता चलता है कि नहीं, ये सही व्यक्ति नहीं था, इसका इनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए था, तो उनको मुआवजा परिवार वालों को मिलना चाहिए, ये बात इसमें कहा गया है। अगला कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत संबंधित अधिकारी को जांच के लिए अपने हथियार जांच एजेंसी के पास सरेंडर करने होंगे। अर्थात जो व्यक्ति है जिसने एनकाउंटर किया है, वह अपना क्या करेगा, हथियार देगा, जिससे सभी चीज़ों की पुष्टि हो सके, कौन सी गोली चली, कितनी दूर से चली, संबंधित जो भी टेक्निकलिटीज है।
उसके बाद नियम कहता है पुलिस अधिकारी के परिवार को जानकारी दी जाए। पुलिस अधिकारी के परिवार को मतलब कि उनको बताया जाए कि यह क्या है, कि घटनाक्रम किस एनकाउंटर में शामिल थे, और आरोपी अधिकारी को वकील मुहैया कराया जाना चाहिए। अर्थात अगर कोई पुलिस वाला ही आरोपी बनता है कि इसने गलत तरीके से इनकाउंटर किया है तो उसको भी पुलिस वकील उसको मुहैया कराया जाएगा, जिससे वो अपनी बात रख सके। अगला नियम कहता है घटना के तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों को ना तो बिना जल्दी प्रमोशन दिया जाना चाहिए और ना ही वीरता पुरस्कार। ऐसा ना हो कि मान ली कोई घटना हुआ, कोई इनकाउंटर हुआ, अभी उसकी पूरी तरह से जांच ही नहीं हो पाई, उसमें शामिल व्यक्ति ने कहा कि हमने कि किसी देश, किसी राज्य, किसी क्षेत्र से पूरा हमने क्या कर दिया है, कि गुंडों का सफाया कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ ना हो। तो इसलिए इतना कि इस पर जल्दीबाजी नहीं बचाई जाएगी, इस पर थोड़ा सा धैर्यपूर्वक जाँच होने दिया जाएगा, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा। अगला नियम क्या करता है, अगर पीड़ित परिवार को लगता है कि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया या स्वतंत्र जांच में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका हो, तो वह सत्य न्यायाधीश से क्या कर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद सत्य न्यायाधीश उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। ये तो नियम थे। अब देखिए कुछ और आंकड़े देख लीजिए। 1997 में राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो चेयरमैन थे जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया, उन्होंने एनकाउंटर पर चिंता व्यक्त किया था और लिखा था कि अगर पुलिसकर्मी की गोली से कोई मारा जाता है तो पुलिस वाले पर सजा योग हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। वर्ष 2010 में एनआरसीसी के ही कि तत्कालीन अध्यक्ष जस्टिस जीपी माथुर ने कहा कि पुलिस को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सजा देने का अधिकार किसका है, जुडिशरी पावर है। दरअसल कोर्ट और एनआरसी के सामने हर साल सैकड़ों ऐसे मामले आते हैं जिसमें फेक एनकाउंटर की भी शिकायतें होती हैं। अर्थात जो एनकाउंटर किए जाते हैं उसमें कई बार फेक एनकाउंटर की भी चीज़ें आती हैं। इसी के कारण जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसने इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रखे हैं। वर्ष 2002 से 2008 के बीच एनएचआरसी के सामने लगभग 440 एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बताते हुए मामले रजिस्टर्ड करवाए गए। ध्यान दीजिए कितने, 440। इसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से 231, राजस्थान से 33, महाराष्ट्र से 31 थे। 2009-10 से लेकर 2013 तक देखें तो लगभग 555 केस इस प्रकार के दर्ज किए गए। इसमें पहले फिर से उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, फिर मणिपुर, असम और फिर पश्चिम बंगाल। वर्ष 2015 से लेकर 19 के बीच देखें तो 211 केस इसमें रजिस्टर्ड हुए। इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर कि उत्तर प्रदेश और तीसरे पे उड़ीसा है। तो कुल मिलाकर इससे यह पता चलता है कि लोग अगर कह रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में हर साल कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने फेक कि एनकाउंटर के केसेस आ रहे हैं, तो एनकाउंटर को लेकर थोड़ा सा हमें क्या होना है, संवेदनशील होने की जरूरत है। पुलिस मामलों के जानकारों का कहना है कि पुलिस को कई विषम परिस्थितियों में कार्य करना होता है, इसलिए पुलिस द्वारा आत्मरक्षा के इस अधिकार में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। वहीं मानवाधिकार समर्थकों का मानना है कि पुलिस इस अधिकार का दुरुपयोग कई प्रकार के लोभ और लालच के लिए करती है, जिससे लोगों के मानवाधिकार का हनन होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें इस एनकाउंटर संबंधी प्रावधान को खत्म कर देना चाहिए, और जो आत्मरक्षा के तहत पुलिस को अधिकार मिला है इसके लिए कुछ बेसिक नियम बनाए जाने चाहिए। तो ये था पूरा मुद्दा। आई होप आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। अब आप किसी भी केस में इन्हीं बिंदुओं के आधार पर देखिएगा कि किसमें कितना नियमों का पालन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।